हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एमबीए सेट एग्ज़ाम जो है, जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है और सभी लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये एग्ज़ाम जो है एमबीए सेट एग्ज़ाम्स का डेट आ चुका है। फॉर्म अभी तक आपने नहीं भरा है तो फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है और फॉर्म आप भर दीजिए, क्योंकि अगर आप अभी फॉर्म भरते हो तो बेहतर होगा आपके लिए। ठीक है। और ये भी आप लोगों को मालूम है कि सेट एग्ज़ाम साल में 2 बार होने वाला है, तो उसके हिसाब से आपको तैयारी स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सिलेबस के ताल्लुक से, सिलेबस रिलेटेड। आपको अगर सिलेबस मालूम है मैथ्स का और बाकी सब्जेक्ट का, तो फिर तैयारी आपकी बहुत अच्छी जा सकती है। आप देखिए, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि जैसा आप लोगों को मालूम है कि 75 क्वेश्चन जो है सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग से पूछने वाला है। बाकी जो है एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग का जो सेक्शन है, यहाँ से 25 क्वेश्चन पूछेगा। क्वांट सेक्शन जो आपका मैथ्स होता है, मैथ्स आपका 50 क्वेश्चन पूछने वाला है। और वर्बल एबिलिटी यानी कि इंग्लिश का जो सेक्शन है, इंग्लिश सेक्शन के अंदर आपका 50 क्वेश्चंस इंग्लिश सेक्शन में पूछाएगा। अगर अब यहाँ पे बोला जाए तो सबसे डिफ़िकल्ट क्या होता है, तो यकीन मानिए मेरी बात का कि सबसे ज़्यादा स्टूडेंट को जो डिफ़िकल्ट पड़ता है क्वांट सेक्शन पड़ता है। क्वांट क्यों होता है? क्योंकि क्वांट की सबसे बड़ी वजह है कि मैथ्स। अब मैथ्स, क्वांट मैथ्स आता तो वैसे है ये 10वीं क्लास तक का, सिर्फ 10th क्लास तक का ही मैथ्स पूछा जाता है। ठीक है। कुछ क्वेश्चन जो रहते हैं मॉडर्न मैथ्स के, जो 12th 11 के भी आ जाते हैं, जैसे प्रोबेबिलिटी वगैरह के, लेकिन ठीक है 10 तक क्वेश्चन रहता है। लेकिन सबसे बड़ा मसला क्या होता है कि अगर आपका बैकग्राउंड 12 तक का आपका बैकग्राउंड अगर आर्ट्स वाले हैं आप, ठीक है, आर्ट्स के स्टूडेंट थे या फिर आप कॉमर्स के स्टूडेंट थे या फिर आप साइंस वाले भी स्टूडेंट थे, ठीक है, साइंस के स्टूडेंट थे और साइंस में आपको बायोलॉजी वगैरह कुछ रहा होगा, तो ऐसे वक्त में मैथ्स का सेक्शन नहीं होने की वजह से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो होता है यहाँ पे होता है। ठीक है। यानी कि कॉन्ट सेक्शन में, और कॉन्ट के बिना अगर आप कोशिश करोगे कि 99 प्लस परसेंटाइल हमारा गेट हो जाए एग्जाम के अंदर, तो पॉसिबल नहीं है कहीं से भी। तो विदाउट कॉन्ट ये कहीं से भी चांस नहीं है कि हम लोग जो है एग्ज़ाम के अंदर 99 प्लस परसेंटाइल हम लोग गेट कर पाएँ। ये हमारे लिए जो है एक बहुत मुश्किल चीज़ हो जाती है। ठीक है। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्वांट का सिलेबस क्या है और इसकी स्टडी कैसे करनी है, हमें प्लानिंग कैसे करनी है। तो आपको सभी को मालूम है कि 50 क्वेश्चन जो है क्वांट से आएंगे और 50 मार्क्स के लिए रहेंगे। हमारा टारगेट कितना होना चाहिए? 40 प्लस क्वेश्चन हमें कैसे भी करके सॉल्व करना है, यानी 40 प्लस मार्क्स हमें यहाँ पर मिलना चाहिए। ठीक है। तो 40 प्लस मार्क्स लाने के लिए हमें बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है। तो सबसे पहले अगर मैं बात कर लूँ तो आपको नंबर्स जो होते हैं, नंबर सिस्टम के जो क्वेश्चंस होते हैं, वहाँ से 6 क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था एग्जाम में, तो 6 क्वेश्चंस ऑलमोस्ट यहाँ से पूछे जाते हैं। दूसरा आपका सिंप्लीफिकेशन है, तीसरा आपका रेशो प्रोपोर्शन है। तो मैं आपको बोलूँगा सबसे पहले आपको स्टडी क्या करना है, नंबर सिस्टम की स्टडी करना है, क्योंकि नंबर सिस्टम को अगर समझोगे तो सिंप्लीफिकेशन भी कर पाओगे आप। ठीक है। और याद रखिए मैथ जो है एक पैटर्न के तहत होता है, एक सीक्वेंस के तहत इसकी तैयारी की जाती है। ठीक है। अगर सीक्वेंस के हिसाब से अगर आप स्टडी करते हो तो ही आपका एग्जाम में बेहतर रिजल्ट आता है। तो आपको पहले नंबर सिस्टम पढ़ना है, फिर सिंप्लीफिकेशन पढ़ना है। और यहाँ पर याद रखिए आपको पहले एवरेज अच्छा लगे, हाँ एवरेज पढ़े थे हम लोग, तो एवरेज को नहीं उठाना है। पहले क्या आपको उठाना है? पहले आपको रेशो पढ़ना है। रेशो हो जाएगा तो फिर आप परसेंटेज करोगे, परसेंटेज हो जाएगा तो उसके बाद ये दोनों एक दूसरे से ज्वाइन है। परसेंटेज के बाद आप क्या करोगे? प्रॉफिट लॉस कर लो। ठीक है। तो ये तरतीब में करना है, पहले रेशो करना है, फिर परसेंटेज करना है, फिर प्रॉफिट लॉस करना है। फिर उसके बाद जो है आपको अगर करना है तो एवरेज कर लेना, फिर उसके बाद दूसरे टॉपिक है वो कर लेना। ठीक है। सब एक दूसरे जुड़े हुए। टाइम स्पीड डिस्टेंस अलग टॉपिक है, ये चाहे पहले करो बाद में करो, लेकिन ये करो पहले तो उससे बेहतर है, क्योंकि इससे जुड़े हुए बाकी टॉपिक है। अगर इसका इस्तेमाल करते हो, इसको अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेते हो रेशो परसेंटेज का, तो इसके बेस पे आप प्रॉफिट और लॉस भी अच्छे से कर पाओगे। टाइम एंड वर्क के अंदर और टाइम एंड डिस्टेंस के अंदर भी आप ट्रिक का इस्तेमाल कर पाओगे। ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आप कौन सा टॉपिक पहले करते हो। अगर आपने बाद में ये चीज़ें की, पहले एवरेज कर लिया, तो फिर वो टॉपिक समझने में प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि सारे टॉपिक जो होते हैं एवरेज वगैरह हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, पाइप सिस्टम हो गया, ये सारे क्वेश्चन होते हैं जो रेशियो और परसेंटेज का मेथड इस्तेमाल करके हम लोग थोड़ा सा इजी वे में, थोड़ा कम टाइम में हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, लीनियर अलजेब्रा का जो है, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस पे उतने क्वेश्चंस नहीं बनते। एक्सपोनेंट के जो क्वेश्चंस होते हैं वो सिंप्लीफिकेशन में आ जाते हैं, तो इस पे इतना ध्यान नहीं दोगे चलेगा, इस पे क्वेश्चन भी कम आते हैं। ठीक है। देखो 5 क्वेश्चन दिए, लेकिन इसमें कई टॉपिक है, जिसमें से एक्सपोनेंट का जो टॉपिक है या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन टॉपिक है, वो आपका सिंप्लीफिकेशन में ही कवर हो जाता है। ठीक है। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये 8वीं क्लास का क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। लेकिन हमें इस तरह से करना है कि इसमें हमारा जो टाइम है ना, कम टाइम में हमें क्वेश्चन करना है। 2 क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन का मतलब एक आपको एसआई से पूछा जाएगा और एक क्वेश्चन जो है आपका सीआई से पूछेगा। तो आपको दोनों ही मजबूत करना है, स्ट्रॉन्ग करना है।
अगर आपने स्ट्रॉन्ग किया तो डेफिनेटली आप इसमें भी मार्क्स गेट कर पाओगे। फिर आपको मिक्सचर करना है, तो मिक्सचर को भी पहले नहीं करना, पहले रेशियो प्रोपोर्शन करना फिर मिक्सचर करना है। ज्योमेट्री के टॉपिक की बात करें तो ज्योमेट्रिक से अच्छा खासा क्वेश्चन पूछता है, 6 क्वेश्चन आपका ज्योमेट्री से पूछेगा और ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ज्योमेट्री का। तो ज्योमेट्री को भी आपको स्ट्रॉन्ग करना है। ज्योमेट्री के लिए आपको सारे थ्योरी मालूम होना पड़ेगा। अगर आपको थ्योरी मालूम है, 9th और 10th क्लास में सब थ्योरी भरे पड़े हुए, ठीक है, तो आप ये ज्योमेट्री का जो सेक्शन है बहुत ईजी वे में कर पाओगे। परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी, तो इससे 2 क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। सेट बिट क्वेश्चन, इसको करने की जरूरत नहीं। अगर आप 11th वाले हैं, बस 10th के हिसाब से पढ़ना है तो इसको नहीं भी करेंगे तो चलेगा, ठीक है। तो ये पूरे टॉपिक हमने देख लिया। अब रही बात आपको टाइम कितना बचा है। जैसे आप लोगों को मालूम कि 8 अप्रैल को आपका एग्जाम है, ठीक है, और उसके बाद भी एक बार चांस मिलेगा आपको। ये सभी को मालूम है कि 9 मई को भी आपको चांस मिलने वाला है, ठीक है, 9 मई को भी चांस मिलने वाला है। तो आपको स्टडी इस तरह से करना है भाई, चलो ठीक है 8 अप्रैल तक अगर हमारी स्टडी अच्छी हो जाती है तो हमें अच्छा मार्क्स मिल जाता है 8 अप्रैल तक, तो ठीक है। अगर हमारा पेपर ख़राब गया तो हम क्या करेंगे, 9 मई वाला पेपर दे सकते हैं। तो आपको अपनी स्टडी को इस तरह से रखना है, इस तरह से इसको स्ट्रॉन्ग करना है ताकि हमारा जो स्टडी पूरा हो जाए। पहले आपको बेसिक, जैसे मान के चलो आपका बहुत ज़्यादा मैथ्स वीक है, अगर मैथ्स बहुत ज़्यादा वीक है तो आपको मैं बोलूँगा कि सबसे पहले आप स्टार्ट क्या करो, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, टेबल याद कर लेना पड़ेगा। 20 तक टेबल अगर आपको याद है, थोड़ा सा चीज़ें अच्छी हो जाएंगी, यानी कि आपका स्पीड हो जाएगा। मैथ्स में स्पीड लाने के लिए ज़रूरी है आपको टेबल वगैरह याद हो, ठीक है। दूसरा आपको क्या होना चाहिए, आपको 30 तक आपको स्क्वायर याद होना चाहिए। स्क्वायर मालूम है या भूल गए आप लोग? 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। सब स्क्वायर होते हैं। और तीसरा क्या होता है आपको, क्यूब। तो 20 तक आप कोशिश करो कि क्यूब याद कर लो, ठीक है, क्यूब याद कर लो। क्यूब यानी कि 3 का क्यूब कितना होगा, 3 को कितनी बार मल्टीप्लाई कर दिए, 3 बार मल्टीप्लाई कर दिए तो क्यूब बन गया। तो 27 इसका क्यूब हो गया। तो ये आपको करना है, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें याद करना। फिर उसके बाद आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस अगर नहीं की हो तो आप थोड़ा सा प्रैक्टिस घर पे कर लेना। 35 को मल्टीप्लाई 21 के साथ करना है, तो इससे क्या होगा, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। क्योंकि स्पीड नहीं है और इसके अंदर एक्यूरेसी नहीं है, आपका मल्टीप्लाई करने में, डिवाइड करने में अगर एक्यूरेसी नहीं है तो इससे क्या होगा, एग्जाम में आपका टाइम टूट जाएगा और आपकी गलतियां बहुत होंगी। और गलती जरा भी होती है तो इसका मतलब क्या होगा कि एग्जाम में आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यानी आप सोच के तो जाओगे यार हमने पूरा मेहनत किया, सब कुछ किया, लेकिन आप प्रैक्टिस सही से नहीं किए थे, आप मल्टीप्लाई सही नहीं कर पा रहे थे, डिविजिबिलिटी का मामला जो था आपका सही ना, तो ऐसे सेक्शन में क्या होगा, आपका बहुत ज़्यादा मार्क्स खराब होगा, क्वेश्चन बहुत रॉन्ग हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा 5 मिनट 10 मिनट डेली निकालना है, कैलकुलेटर के ऊपर आपको प्रैक्टिस कर लेना है। 35 को मल्टीप्लाई किया 42 से, 41 को मल्टीप्लाई किया 37 से, 82 को मल्टीप्लाई किया 31 से, तो ऐसा 2 नंबर का मल्टीप्लाई कर लो, फिर 3 नंबर का भी मल्टीप्लाई कर लो। घर पे बैठ के ऐसा प्रैक्टिस करना है, डेली थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करना है। 4 से 5 दिन प्रैक्टिस कर लोगे अपना तो ये थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा। तो ये हो गया थोड़ा सा। फिर डिवाइड का जो रूल है वो कर लो, 35 को डिवाइड करना है 72 से, तो ये सब थोड़ा सा प्रैक्टिस घर में बैठ के कर लो। जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो ये जो वीक वाला सेक्शन है ना आपका, जो बहुत ज़्यादा वीक है मल्टीप्लाई करने में, ये सब या टाइम ज़्यादा लगता है, तो वो टाइम वगैरह जो है कम लगने लगेगा आपको। तो आपको क्या करना है, अपना बेसिक जो चीज़ें हैं उसको स्ट्रॉन्ग करना है। बेसिक में क्या करना है, अगर टेबल नहीं याद है पहला काम क्या करना है, ये पार्ट कर लेना है। फिर उसके बाद आपको डेली 5 से 10 मिनट ये निकालना है मल्टीप्लाई वगैरह के लिए। जब ये आपका हो गया तो फिर उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो टॉपिक हमने बताया ये टॉपिक को आपको कवर करना है, यानी नंबर्स को पढ़ना है एक बार अच्छे से, फिर सिंप्लीफिकेशन करना है, ठीक है, ये सब टॉपिक करना है, ठीक है। तो अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए और एग्जाम के आगे तैयारी के लिए कुछ भी क्वेश्चन वगैरह चाहिए तो आप क्या कर सकते हो, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, टेलीग्राम के लिंक को आप ज्वाइन करिए, ठीक है। और आगे जल्दी मैं वीडियो इसके ऊपर बनाने वाला हूँ, हर टॉपिक के ऊपर डिटेल में मैं लेक्चर लेने वाला हूँ। तो आपको क्या करना, टेलीग्राम जो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उसको ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको जो भी मैं अगला लेक्चर लेने वाला हूँ या नोट्स दूंगा आपको, तो आपको ग्रुप में टेलीग्राम में मिल जाएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले सेशन में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड नाइट।